हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। ये टॉपिक हमारे जेईई मेंस और एडवांस के पोर्शन में आता है, बोर्ड्स में नहीं आता। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये है दूसरा स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इसको हम मान लेते हैं L1, इसको हम मान लेते हैं L2। अब दोनों स्ट्रेट लाइन है तो इसका अपना कोई इक्वेशन होगा। मान लेते हैं कि इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन जो है वो मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है दोनों स्ट्रेट लाइन का। तो हमें इस L1 और L2 का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। कंबाइंड इक्वेशन मतलब क्या हुआ? कंबाइंड इक्वेशन मतलब हुआ कि हमें L1 और L2 का एक ऐसा रिलेशन निकालना है x और y में, ताकि L1 और L2 का प्रत्येक पॉइंट जो L1 पर हो या L2 पर हो, दोनों लाइन का प्रत्येक पॉइंट रिलेशन को सेटिस्फाई करे और इस कर्व के बाहर का कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई ना करे। उसको हम बोलेंगे L1 और L2 का कंबाइंड इक्वेशन। तो L1 और L2 का कंबाइंड इक्वेशन होता है L1 क्रॉस L2 इक्वल टू 0। L1 क्या है हमारे पास? हमारे पास L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू L2 क्या है? L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा है L1 और L2 इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन या ज्वाइंट इक्वेशन। देखिए, अब हम पहली बात हम कैसे मान लें कि ये L1 क्रॉस L2 इक्वल टू 0 यही L1 और L2 का कंबाइंड इक्वेशन होगा। मैंने क्या बोला? इक्वेशन मतलब क्या होता है? इस कर्व का प्रत्येक पॉइंट, L1 का प्रत्येक पॉइंट, L2 का प्रत्येक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए कि आपका x1 है और ये पॉइंट y1 है। तो ये पॉइंट कर्व पर है, L1 पर है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लीजिए एक और पॉइंट इस पर L2 पर ले लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है x2 और y2, तो ये पॉइंट भी कर्व पर है, तो ये भी पॉइंट इस सेटिस्फाई करना चाहिए। अब देखिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। चूंकि ये हमारा पॉइंट x1 y1 L1 पर है, L1 पर है मतलब L1 का जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो जब इस x1 और y1 को अगर हम यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x1 y1 को, तो x1 y1 चूंकि L1 पर लाई कर रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया, 0 इंटू एनीथिंग क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। मतलब x1 y1 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखिए, मान लीजिए चेक करते हैं x2 y2 कर रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए हमारा पॉइंट हमने पुट किया इसमें x2 और y2। देखिए ये x2 और y2 चूंकि L2 लाइन पर लाई कर रहा है, अगर x2 y2 L2 पर लाई कर रहा है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो अगर हम x2 y2 को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इसका वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, हमने देखा। और अगर ये 0 आ जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग पूरा क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इस इक्वेशन को x1 y1 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्रत्येक पॉइंट जो L1 पर है सारा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और x2 y2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब प्रत्येक पॉइंट जो इस L2 पर सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कुछ और पॉइंट जो कर्व पर ना हो। जो पॉइंट कर्व पर है सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो कर्व पर नहीं है सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए एक पॉइंट कहीं यहां पर ले लेते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए x3 और y3 है। अब बताइए अगर हम इस x3 y3 को अगर इस इक्वेशन में पुट करें x3 y3 को,
तो x3 y3 पॉइंट जो है क्या L1 पर लाई कर रहा है? नो, x3 y3 L1 पर लाई नहीं कर रहा है। तो L1 पार्ट का जो वैल्यू होगा, अगर हम x3 y3 यहां पुट करेंगे तो L1 पार्ट का वैल्यू 0 तो नहीं आएगा, और ये x3 y3 L2 पर भी लाई नहीं कर रहा है। जो L2 का पार्ट है वो वैल्यू भी क्या आएगा? 0 नहीं आएगा। अब जब L1 भी 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो, L2 भी नॉन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है L1 नॉन जीरो, L2 नॉन जीरो, तो L1 क्रॉस L2 भी क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। मतलब x3 y3 कोई भी पॉइंट जो इस कर्व के बाहर है इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। मतलब सेटिस्फाई वही पॉइंट करेगा तो या L1 पर हो या L2 पर हो, कोई भी बाहरी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब यही हमारा है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए L1 कोई लाइन है, मान लीजिए कि वो लाइन है आपके पास x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लीजिए एक और लाइन है L2, वो लाइन मान लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, ठीक है। तो ये दो लाइन का अभी क्वेश्चन दिया हुआ है सेपरेट, अलग अलग। अगर हमें इसका इक्वेशन निकालना है, मान लीजिए अगर हमें इस L1 L2 का निकालना है ज्वाइंट इक्वेशन, तो मैंने क्या बोला? L1 क्रॉस L2 इक्वल टू 0। तो L1 क्या है? x प्लस वाई प्लस 1 इंटू x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम बोल सकते हैं L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन। अगर आप चाहें तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं और चाहें थोड़ा आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये x और ये x एक टर्म आएगा x स्क्वायर का, y को y से कीजिएगा एक टर्म आएगा y स्क्वायर का, x को y से कीजिएगा एक टर्म आ जाएगा x y का, x को कीजिएगा कांस्टेंट से एक टर्म x का आ जाएगा, y को कांस्टेंट से एक टर्म y का भी आ जाएगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से एक टर्म कांस्टेंट c का भी आ जाएगा। मैं बस अभी लिख रहा हूं वेरिएबल्स, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन जनरली इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं 2 डिग्री इक्वेशन। अगर आपको L1 L2 सेपरेट दिया हुआ हो, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू 0, वही होगा दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन। कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन पहले से दिया हुआ है। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 6x प्लस y इक्वल टू 0। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन दिया हुआ है और मान लेते हैं कि ये इक्वेशन दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। तो जरूरी नहीं है कि इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो दो लाइन के कंबाइंड इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। जब भी इक्वेशन 2 डिग्री का होता है तो वो इक्वेशन दो लाइन के कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कई बार वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, कई बार पैराबोला को, हाइपरबोला को, इलिप्स को। तो ये इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। जरूरी नहीं, हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए कि रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन को। तो हमें यहां पर निकालना है इसका ज्वाइंट इक्वेशन, सॉरी निकालना है सेपरेट इक्वेशन। क्या निकालना है? सेपरेट इक्वेशन। इससे बेहतर होगा अगर आप इसको ऐसे ना लिखिए, इसको लिखिए जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। तो इसमें ये इक्वेशन जो है कभी कभी रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा।
कभी ये रिप्रेजेंट करेगा आपको सर्कल को, कभी ये रिप्रेजेंट करेगा आपको पैराबोला को, कभी ये रिप्रेजेंट करेगा आपको इलिप्स को, कभी ये करेगा हाइपरबोला को। ठीक है, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसमें से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा, किस पे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कोफिशिएंट पे, मतलब ए के वैल्यू पे, इस एच के वैल्यू पे, बी के वैल्यू पे, जी के वैल्यू पे, इस एफ के वैल्यू पे, इस सी के वैल्यू पे। अगर कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट का वैल्यू स्पेसिफिक होना चाहिए। वैसे अगर मैं आपको बता दूं, देखिए जब कभी भी इस कोफिशिएंट का वैल्यू इस फॉर्म में हो, ये आपका है ए बी, सॉरी ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी, ये कोफिशिएंट है। अगर इन कोफिशिएंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो, अगर इस कोफिशिएंट के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तभी वो रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अगर 0 नहीं आएगा तो वो इसको तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इसमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा। वो बात की बात है। मैं यहां पे कहना चाह रहा था कि जब कभी भी आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो, 2 डिग्री में हो, तो आपको अगर निकालना हो सेपरेट इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, जैसे हमारे पास 2 लाइन सेपरेट दिया हुआ था, कंबाइंड निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0, तो कंबाइंड आ गया। अगर इसका उल्टा, अगर हमें पहले से कंबाइंड कुछ ऐसा या कुछ ऐसा दिया हुआ है, अगर आपको सेपरेट निकालना है इक्वेशन 2 लाइन का, L1 L2 का, तो आपको करना क्या होगा कि इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज उल्टा, मल्टीप्लाई किए ऐसा आया, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं अब इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर को हम लोग, ये तो टॉपिक का बेसिक्स है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग 3 सब टॉपिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखते हैं वो टॉपिक्स क्या है, फिर उस पर बात करते हैं 1 बाय 1। वैसे एक ट्रिक है, अभी मैंने आपको जो बताया था कि ये आपका ए एच जी, यहां पे बी, यहां पे एफ, यहां पे एच, यहां पर भी जी, यहां पर भी एफ और यहां पर सी, इसका वैल्यू अगर 0 आएगा तभी सेकंड डिग्री का इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कई बार क्या होता है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, याद नहीं होता कि कहां पे ए, कहां पे एच, कहां पे जी है। तो इसको याद करने एक सिंपल ट्रिक है, आपको अच्छा लगेगा, उसको याद कीजिए। यहां पर देखिए, तो ऐसे याद कीजिए, ए को ए छोड़ दीजिए, एच फॉर लिखिए हॉट, ए हॉट, जी फॉर गर्लफ्रेंड, ए हॉट गर्लफ्रेंड, एच फॉर हैज, बी फॉर बॉय, एफ फॉर फ्रेंड। ए हॉट गर्लफ्रेंड हैज बॉयफ्रेंड, जी फॉर गोच, एफ फॉर सी फॉर कॉफी, इक्वल टू 0। यहां से आप इसको याद रखिए, ये आपका ए है, ये आपका एच है, ये आपका जी है, ये अगेन एच है, ये अगेन बी, एफ, जी, एफ और सी। देखिए ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी। अ हॉट गर्लफ्रेंड हैज बॉयफ्रेंड गोज फॉर कॉफी, इस पूरे का वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर 0 आएगा तभी ये जो हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, मतलब 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। वैसे इस इक्वेशन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये इक्वेशन
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हमेशा मिलेगा, और अच्छे से मतलब बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे खास बात का ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो हमारा कोफिशिएंट्स है उसे याद रखना है। जो हमारा h है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट है, एक्स वाई का कोफिशिएंट 2h, x का कोफिशिएंट 2g, कोफिशिएंट y का 2f। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोफिशिएंट x का 2g होता है, कोफिशिएंट y का 2f होता है, कोफिशिएंट xy का 2h होता है। बच्चे जल्दबाजी में यहाँ पे गलती कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या बात करने वाले थे। इस टॉपिक को हम 3 सब टॉपिक में बांट सकते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, वो है होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन। होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री मतलब यही वाला, यही, इसके बारे में पढ़ना है अच्छे से। और इसका तीसरा टॉपिक है होमोजेनाइजेशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन है, हमें उसको होमोजेनाइज करना है। तो इस टॉपिक को हम मेनली इन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अभी हम फिलहाल बात करते हैं इसके पहले पार्ट का, होमोजेनस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। काफी सिंपल है, देखिए। होमोजेनस सेकेंड डिग्री इक्वेशन का मतलब क्या है? कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। इक्वेशन कोई भी हो, जो इक्वेशन इस फॉर्म में है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये इक्वेशन बेसिकली इस 2 डिग्री का ही पार्ट है। देखिए ax² प्लस 2hxy प्लस by², बस इतना ही लिया गया है, इससे आगे छोड़ दिया गया है। देखिए तो ये इक्वेशन है 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन, और इसी जनरल में अगर हम x, y और कांस्टेंट को छोड़ देंगे, हटा देंगे, तो ये बच जाएगा हमारा होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन। इसमें इस इक्वेशन को होमोजेनस कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 कंपोनेंट है, और तीनों कंपोनेंट में देखेंगे तो यहाँ पे पावर में 2, पावर में यहां पर 2 और पावर में यहां भी 2 है। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। आप ऐसा कहिए कि इन तीनों टर्म में टोटल डिग्री या टोटल पावर जो है 2 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन। ओके, अब देखिए तो हम बेसिकली इसको बात करेंगे होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन का विस्तार से। तो समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन ले लेते हैं समझने के लिए थोड़ा अच्छा सा। ये हमारा इक्वेशन है x² माइनस 5xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये इक्वेशन बिल्कुल इसी फॉर्म में है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री होमोजेनस इक्वेशन। अब देखिए तो हमें करना क्या है कि पहली बात तो ये कि आप ये फिलहाल 2 सेकंड के लिए मान लीजिए कि 2 डिग्री का जो होमोजेनस इक्वेशन होता है वो जनरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको? कंबाइंड इक्वेशन को। वो कैसे करता है अभी समझते हैं हम। देखिए यहां ध्यान दीजिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे डिग्री 2 है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने 10th में भी पढ़ा है और अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि इसमें क्लास 10th में या 11th के पहले हमने पढ़ा है, वहां पे एक ही वेरिएबल था, सिर्फ x या सिर्फ y, कुछ भी इतने वेरिएबल एक ही थे। यहां पर वेरिएबल x भी है और वेरिएबल y भी है, डबल वेरिएबल है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे कि इसको यहां जो 2 वेरिएबल x y है इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। किससे? आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका 1 आ जाएगा, माइनस 5xy बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा तो -5y अपॉन एक्स आ जाएगा, प्लस 6 ये ऊपर में है वाई स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू 0। अब यहां आप ध्यान से देखिए कि अब स्क्वायर का डिग्री 2 है वो बस यहां पे है। अगर हम ध्यान से देखने में समझ में आ जाएगा तो हम यहाँ पे y बाई एक्स को अगर हम किसी और से सब्स्टिट्यूट कर दें, मान लीजिए इसको हमने m से कर दिया सब्स्टिट्यूट, वैसे y बाई एक्स को हमने m से सब्स्टिट्यूट क्यों किया है, इसके पीछे रीजन है, आपको आगे बताएंगे 2 मिनट बाद। देखिए तो y बाई एक्स को m मान लीजिए, तो ये आपका y बाई एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 5y बाई एक्स मतलब m हो जाएगा, और ये क्या है आपका +1 इक्वल टू 0। अब बताइए ये जो आपका इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में आ गया, m में क्या है ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम अब सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइज के द्वारा या फॉर्मूला से भी, डिस्क्रिमिनेंट से इसको आप फैक्टराइज आराम से कर सकते हैं। इसे फैक्टराइज कीजिए तो 6m स्क्वायर माइनस 5 है ना, इसको ब्रेक कर लेते हैं, -2m माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2m कॉमन ले लेते हैं, 3m माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 3m माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2m माइनस 1 इंटू 3m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा m इक्वल टू 1/2, और यहाँ से क्या आ जाएगा m इक्वल टू 1/3। अब देखिए हमने यहाँ पर m तो अपने मन से माना था, बेसिकली m था क्या y अपॉन x, तो m को कीजिए री सब्स्टिट्यूट, m के बदले क्या आ जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे क्या है y अपॉन x इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व कीजिए इसको, क्या आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2y इज इक्वल टू x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू x, ऐसा आएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बेहतर रहेगा, y इज इक्वल टू 1/2x और y इज इक्वल टू 1/3x। देखिए तो ये जो हमारा इक्वेशन है डिग्री 1 का इक्वेशन है वेरिएबल 2 में, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इक्वेशन भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो हमारा कंबाइंड इक्वेशन था 2 इक्वेशंस का, उसका जो सेपरेट इक्वेशन है वो हमारा ये है, वो हमारा क्या है ये। अगर आप यहाँ पे एक बात को ध्यान दें, देखिए ये हमारा 1/2 है, बेसिकली क्या है ये m का वैल्यू है, ये भी हमारा क्या है m का वैल्यू है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 2 इक्वेशन आया है 2 लाइन का, आप देख पा रहे होंगे इन दोनों ही इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कांस्टेंट टर्म। तो जब कभी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही जो लाइन हैं जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू 0,0, मतलब ये दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। आप इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए, जब कभी भी आपके पास होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन है, तो होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन को अगर आप स्प्लिट करते हैं 2 अलग इक्वेशन में, तो आपके पास जो 2 लाइन का इक्वेशन आता है वो दोनों ही लाइन कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और आपको पता है कि जब कोई भी ओरिजिन से पास करता है तो ओरिजिन से पास करने वाले लाइन का जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होता है, y इक्वल टू mx। क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहां पे m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और c y इंटरसेप्ट को। चूंकि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, 0 है, तो
तो y इक्वल टू mx। तो यहां जब देख रहे हैं y इक्वल टू 1/2x और y इक्वल टू 1/3x, तो यहां जो 1/2 और 1/3 मतलब जो हमारा m का वैल्यू है वो बेसिकली लाइन का स्लोप्स है। पहले लाइन का स्लोप y इक्वल टू mx कितना है 1/2 और दूसरे का स्लोप क्या है y इक्वल टू 1/3x, तो वो कितना है 1/3। चूंकि हमें पहले से मालूम था कि जब भी लाइन ओरिजिन से पास करते हैं तो ओरिजिन से पास करने वाले प्रत्येक लाइन में y/x किसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। यहां देखिए y/x इक्वल टू m, इसीलिए मैंने शुरू में ही इसको m मान लिया था। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आपके पास होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन हो तो आप क्या कीजिए, उसको पहले चेंज कर लीजिए किसमें क्वाड्रेटिक में, किससे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके। और उसके बाद y/x को m मान लीजिए। m क्यों मान लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये y/x स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है, आपको यहां दिख रहा है लास्ट में। तो कोई भी इक्वेशन जो 2 डिग्री का होमोजेनस हो उसको हम ऐसे करते हैं सॉल्व और 2 इक्वेशन आसानी से निकाल लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए इसमें हम आगे बात करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन है 2 डिग्री का होमोजेनस, क्या वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? हमेशा करता है? चेक करते हैं दोस्तों। तो ये आपका इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अब देखिए, तो ये अब लाइन क्या हमेशा रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को? चेक करने के लिए इसको हम पहले चेंज करते हैं किसमें m के फॉर्म में। इसको x² से भाग कर दीजिए। अगर हम इसको भाग करते हैं x² से तो हमारे पास क्या चला आता है, हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस 2h y/x प्लस by² इज इक्वल टू 0। यहां पर y/x को m मान लेते हैं, y/x को m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये bm² 2h y/x m प्लस का a। वैसे अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जब भी आपके पास इक्वेशन होमोजेनस हो आपको ऐसा ही करना चाहिए। मतलब होमोजेनस को चेंज कीजिए किसमें, क्वाड्रेटिक में, और सिंपल लगाइए अब क्वाड्रेटिक का सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो अच्छे से तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो सिंपल क्या है, आपको ये दिया हुआ होमोजेनस, इसको उल्टा कर दीजिए। ये b लास्ट में b पहले कीजिए, m² 2h m शुरू का अंतिम में कर दीजिए। ये आपका आ गया होमोजेनस से क्वाड्रेटिक। अब देखिए चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो अब ये क्वाड्रेटिक जब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो m का वैल्यू आता है m1 और m2 आता है ना। इसको सॉल्व करने में हमारे पास क्या आता है, 2 लाइन का स्लोप। ये जो 2 लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है ये दोनों का स्लोप आता है। लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक है तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देखिए डिस्क्रिमिनेंट b²। यहां पर ये हमारा b है तो 2h का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, रीडिंग कोएफिशिएंट b है, और c का वैल्यू हमारे पास a है। तो हमारे पास d क्या आ गया है 2h² माइनस 4ab, सॉरी 4h² माइनस 4ab। अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो h² माइनस ab। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का जो साइन है वो बेसिकली किस पे डिपेंड है, h² माइनस ab पे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो सारा साइन इस पे डिपेंड होगा। आपको पता है ऑलरेडी कि जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव कब होगा, जब h² माइनस ab का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर h² माइनस ab का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को।
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और दोनों लाइन क्या होगा, दोनों डिस्टिंक्ट होगा। और वो तो पता ही है कि कहां से पास करेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, होमोजेनस है यहां से पास करेगा। लेकिन अगर यहां पर डी 0 आ जाए, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आते हैं इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में क्या, दोनों का स्लोप इक्वल, दो लाइन दोनों का स्लोप इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे टू लाइंस आएंगे, लेकिन दोनों लाइन क्या होंगे, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक, टू लाइंस कोइंसिडेंट, और वो तो ऑरिजिन से तो पास करेगा ही करेगा, पासिंग थ्रू 0,0। अगर इस इक्वेशन में हमारे पास d का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी, डी इस पे डिपेंड है, अगर ये नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या है, अब ये नेगेटिव हो गया तो m1 और m2 मतलब स्लोप जो है वो रियल नंबर तो आएगा नहीं, इमेजिनरी नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। तो जब कभी भी हमारे पास स्लोप इमेजिनरी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइन होगा ही नहीं, नो, उसके बाद भी ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। बस फर्क ये होगा कि वो लाइन रियल नहीं होंगे, उनको हम रियल एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, टू नॉन रियल लाइंस, लेकिन ये भी कहां से पास करेगा, पासिंग थ्रू 0,0, क्योंकि यहां देखिए ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, इसमें एक्स और वाई 0 लेंगे तो ये हमेशा ही सेटिस्फाई होगा, तो ये हमेशा ही रिप्रेजेंट करेगा दो लाइन को। हाँ, बात अलग है अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 या पॉजिटिव हो तो लाइन रियल होंगे, अगर ये नेगेटिव हो तो लाइन क्या होंगे, नॉन रियल होंगे। लेकिन तीनों ही केस में लाइन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ओके, अब देखिए इस टॉपिक में एक और पार्ट है, वो पार्ट ये है कि हमारे पास जब कभी ये इक्वेशन दिया हुआ हो होमोजेनस, तो होमोजेनस दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, हमको पता है, हमें उन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है, मान लीजिए हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालिएगा, देखिए, तो आपके पास ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है टू लाइंस को और हमें उसके बीच का एंगल निकालना है। देखिए, तो पहले इसको हम चेंज करते हैं किसमें, m के फॉर्म में। मैंने क्या बोला, लास्ट को कीजिए पहले, लास्ट में b है, यहाँ पे b m स्क्वायर उल्टा, यहाँ पे 2h तो 2h, यहाँ पे m, फिर शुरू को लास्ट में a इक्वल टू 0। आपको पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है दोनों लाइन का स्लोप m1 और m2। क्या आता है, m1 और m2। और आपको पता है कि हमें जब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, स्लोप ही चाहिए। क्योंकि आपको याद हो कि एंगल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। आपने ये पढ़ा होगा इससे पहले के चैप्टर में। तो इससे हम निकालते हैं एंगल, जहां पे m1 m2 क्या है, लाइन का स्लोप है। तो यहां पर देखिए, हमें इसको सॉल्व करेंगे तो स्लोप ऑलरेडी आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए ना, इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे m2 माइनस m1 मतलब क्या है, रूट्स का डिफरेंस, m1 इंटू m2 रूट्स का प्रोडक्ट। तो आपको पहले ही पता है रूट का जो प्रोडक्ट है m1 इंटू m2 वो क्या होता है, c अपॉन a, कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, a है, लीडिंग कोएफिशिएंट b। तो m1 इंटू m2 a बाई b हमें निकालना है। अब डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट मतलब m2 माइनस m1। आपको पता हो अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट d अपॉन a
का मॉडुलस। ये होता है, यहां पर ए क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट है। तो यहां देखिए, अगर आप इसमें निकालिएगा m2 माइनस m1 तो आपके पास क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पे डी क्या आएगा, आपको पहले डी देखना पड़ेगा। तो m2 माइनस m1 के लिए आपको निकालना पड़ेगा डी का स्क्वायर रूट। यहाँ डी क्या देखिए, ये आपका है बी का स्क्वायर मतलब कि 2h का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू यहाँ पे बी है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, ए है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट डी अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट का मॉडुलस। लीडिंग का मॉडुलस क्या है, यहाँ पे है मॉड बी। अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 है। आप 4 को बाहर निकालेंगे तो आपका 2 आ जाएगा बाहर में, और अंदर में क्या बचेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट डिवाइड बाय क्या है ये, बी का मॉडुलस। तो ये आपका किसका वैल्यू आ गया, ये आपका बेसिकली वैल्यू किसका आ गया है। अगर आप चाहें तो इसको यहां भी कर लीजिए ना, तो स्पेस बच जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखने से। देखिए तो ये आपका 2 आ जाएगा बाहर में, और एच स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट अपॉन बी का मॉडुलस। ये अब देखिए हमें दोनों वैल्यू पता है, हम इस फॉर्मूला में सीधा पुट कर देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा। अब एंगल निकालना है तो यहां लिख लीजिए आप ऐसे, tan थीटा m2 माइनस m1। तो ये है आपका वैल्यू किसका, m2 माइनस m1 का, 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट अपॉन बी का मॉडुलस डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। 1 तो 1 है, m1 m2 का वैल्यू क्या है, a अपॉन बी। इस पूरे का मॉडुलस है, इस पूरे का मॉडुलस है। अब देखिए चूंकि बाहर में पहले से मॉडुलस है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे b प्लस ए आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट अपॉन बी का मॉडुलस डिवाइड बाय b प्लस ए अपॉन बी। देखिए यहां से b और b कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, आपके पास फाइनली आ जाएगा 2h स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट अपॉन ए प्लस बी का मॉड। ये किसका वैल्यू है, tan थीटा का। आपको निकालना क्या है, एंगल। एंगल मतलब क्या, आपको निकालना है थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स ऑफ 2h स्क्वायर माइनस ए बी का मॉड अपॉन ए प्लस। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान दीजिए, फॉर्मूला को। इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पे थीटा जो है tan इनवर्स ऑफ दिस है। अगर इसमें इस a प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये a प्लस बी 0 हो जाए तो पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। और आपको पता है tan का वैल्यू नॉट डिफाइंड कब आता है, जब एंगल 90 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी यहां पर हमारे पास अगर a प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाए, अगर a प्लस बी 0 हो जाएगा तो यह आ जाएगा नॉट डिफाइंड। tan इनवर्स नॉट डिफाइंड 90 डिग्री, मतलब थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इक्वेशन में होमोजेनस में अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मतलब b, अगर इन दोनों के कोफिशिएंट का सम अगर 0 आ जाए तो वो दोनों लाइन जो है वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। ओके, अब देखिए, अब हम अभी जो पढ़े हैं जो कुछ, अभी उस पर हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ओके, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड करना है फाइंड कंडीशन दैट two lines
out of three lines represented by ax cube plus bx square y plus cxy square plus dy cube equal to 0 are परपेंडिकुलर इज। मतलब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइंड कंडीशन, हमें कंडीशन फाइंड करना है ताकि टू लाइंस आउट ऑफ थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये जो हमारा इक्वेशन है, पहली बात तो ये, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा तो इस इक्वेशन में यहां पर पावर 3 है, पावर 2 पावर 1, यहां पावर 3, पावर 2 पावर 1, यहां पावर 3 पावर 3। तो ये इक्वेशन जो है होमोजेनस इक्वेशन है 3 डिग्री का, जैसे अभी हमने बात किया 2 डिग्री का, वैसे क्या है ये है 3 डिग्री का। तो अगर ये 3 डिग्री का होमोजेनस है तो ये इक्वेशन 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कितने को, 3 लाइन को, और तीनों ही लाइन ओरिजिन से पास करेगा। ओके, और हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि आप एक ऐसा कंडीशन बताइए जिसमें से ये जो लाइन है, जो इक्वेशन है, जो 3 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 लाइन में से 2 लाइन आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसके लिए क्या कंडीशन होगा, पहली बात तो कंडीशन कहने का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन में कि उस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है, क्या है, कोफिशिएंट्स, उन कोफिशिएंट्स को आपस में रिलेट करना है, किसको, कोफिशिएंट्स को। मतलब हमें आंसर देना है ए बी सी और डी के फॉर्म में। ओके, देखिए मैंने क्या बोला, कोई भी इक्वेशन हो होमोजेनस, सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को पहले हम m के फॉर्म में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, m के फॉर्म में चेंज करेंगे। और देखिए कैसे करेंगे चेंज, जैसे 2 डिग्री वाले में x स्क्वायर से डिवाइड किए थे, 3 डिग्री वाले में x क्यूब से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, x क्यूब से। देखिए तो इसमें x क्यूब से डिवाइड कीजिए, तो ये तो आपका x क्यूब बाई एक्स क्यूब, आप इसमें x क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका a आ जाएगा, प्लस देखिए x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे b और यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन x, x क्यूब से करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे c और ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ करेंगे x क्यूब से डिवाइड तो ये d और ये आ जाएगा y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। जैसे पीछे हमने y अपॉन एक्स को m माना था, वैसे ही यहाँ भी y अपॉन एक्स को आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स का क्यूब है तो ये m क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी एम क्यूब प्लस सी एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस का a इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। देखिए ये डिग्री 3 का इक्वेशन है। ओके, ध्यान दीजिए, तो यहां पर डिग्री 3 है तो इसका 3 रूट्स आएगा, और तीनों रूट क्या होगा, तीनों रूट इस जो 3 लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है उन तीनों लाइन के स्लोप को बताएगा। तो इसका एक रूट m1 को बताएगा, एक m2 को बताएगा और एक m3 को बताएगा। इस क्वेश्चन में अब ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है, कंडीशन दैट 2 लाइंस आउट ऑफ 3 आर परपेंडिकुलर, इन 3 लाइन के स्लोप में से 2 लाइन क्या है, परपेंडिकुलर्स है। तो यहां पे दिया हुआ है 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो हम ये मान लेते हैं कि लाइन फर्स्ट और सेकंड परपेंडिकुलर है, ऐसा मान लिया जाए। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो आपको पता होगा फिर m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आएगा, -1। सबको पता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, 2 लाइन परपेंडिकुलर स्लोप का मल्टीप्लाई -1। तो हमको ये पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -1 आएगा। अब देखिए चूंकि ये इक्वेशन डिग्री 3 का है, आपने पढ़ा होगा डिग्री 3 के इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब m1 इंटू m2
m3 का फॉर्मूला पता है आपको? इसका फॉर्मूला होता है -d/a। क्या होता है? -d/a। कहने का मतलब माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? a, और a का मतलब होता है लीडिंग कोएफिशिएंट, वो यहाँ पे क्या है? वो है यहाँ पे d। आप देखिए, आपको पहले से पता है कि m1 इंटू m2 का वैल्यू किसके बराबर? -1 के बराबर। तो यहां पुट कीजिए -1 इंटू का m3 इज इक्वल टू -a/d। यहां से देखिए, यहां से आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास m3 का वैल्यू क्या आ गया? a/d आ गया। मतलब इन तीनों लाइंस में से आपको एक लाइन का स्लोप आ गया। क्या आ गया? एक लाइन का स्लोप आ गया। या ऐसा कहिए कि इस इक्वेशन का जो 3 रूट्स होगा उसमें से एक रूट आपको आ गया है। अब देखिए, अगर हमें एक रूट आ गया है, फिर क्या बात है? हमें एक रूट आ ही गया है, तो ये रूट क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर रूट्स है, सेटिस्फाई करना ही चाहिए। मतलब m का वैल्यू a/d यहां पुट कीजिए, इसमें a/d। तो ये तो आपका d पहले से है। m का वैल्यू क्या पुट करना है आपको? a/d का क्यूब प्लस यहां पे c है, m का वैल्यू क्या पुट करना है आपको? a/d का स्क्वायर। ये आपका b पहले से है, m का वैल्यू क्या है? a/d, और प्लस यहां का a इक्वल टू 0। अब आप अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो इस रिलेशन में कहीं पर m है क्या? कहीं पर x है क्या? इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सारा का सारा क्या है? कोफिशिएंट्स है। और मैंने पहले क्या बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में जब बोला जाए कंडीशन निकालिए किसी इक्वेशन के लिए स्पेशल कांस्टेंट के बेस पे, तो कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इन कोफिशिएंट्स को आपस में रिलेट करना है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। वैसे आंसर ये ऑप्शन मच नहीं करेगा, अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो हमारा बाकी जो काम है, क्या काम है? इसको सिंप्लीफाई करने का। मेरे ख्याल से आप ये आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। ओके, इस टॉपिक पे हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अंतिम क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक का। ओके, देखिए, तो मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं टॉपिक से। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन ये है, if the pair of straight lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is rotated about the origin through 90 degree, then find the equation of lines in a new position। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है? इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का दिया हुआ है इक्वेशन, होमोजेनस इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन को इज रोटेटेड, इसको हमने रोटेट किया है अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कितने से? 90 डिग्री से। तो अगर इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री करेंगे रोटेट, तो रोटेट करने के बाद जो लाइन का नया पोजीशन बनेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए,
समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक्सिस है, ओके। तो ये मान लीजिए कि आपके पास ये है एक स्ट्रेट लाइन, और ये है आपका दूसरा स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन, यही आपका मान लीजिए L1 है, ये आपका L2 है। तो मान लेते हैं कि इसी स्ट्रेट लाइन का आपको दिया हुआ है कंबाइंड इक्वेशन, दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है कंबाइंड इक्वेशन। करना क्या है आपको कि इस स्ट्रेट लाइन को 90 डिग्री से करना है रोटेट। मतलब ये जो आपका L1 ऐसे है, इसको 90 कीजिए रोटेट। तो अब आपका जो L1 है वो कुछ ये रहेगा, है ना। ये नया लाइन है, नया लाइन L1 ही है, 90 कर दिए हैं रोटेट, ओके। और इसको भी कीजिए 90 रोटेट। तो इसको करेंगे 90, क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास ये लाइन आ जाएगा। तो ये आपका लाइन L2। तो हमने क्या किया कि दोनों ही लाइन को 90 डिग्री से कर दिए हैं रोटेट। अब देखिए, तो हमें L1 और L2 जो ब्लैक वाला है उसका इक्वेशन दिया हुआ है। जो L1 और L2 रेड वाला आया है, रोटेट करने के बाद हमें इनका निकालना है कंबाइंड इक्वेशन, ओके। देखिए इसे कैसे किया जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा वो देखिए। तो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है वो लिखिए। ये हमारा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यानी क्या बोला, होमोजेनस में कुछ भी करना हो पहले इसको चेंज कीजिए m के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक। तो ये आपका b, ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2hm प्लस का a इक्वल टू 0। अब देखिए, तो ये जो हमारा इक्वेशन m के फॉर्म में है, इसका जो रूट्स आएगा वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को, m1 और m2। तो मान लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या है? m1 है, और इसका स्लोप क्या है? m2। अब देखिए, चूंकि हमने क्या किया है, हमने इस लाइन L1 को 90 डिग्री से किया है रोटेट। तो L1 को 90 से किया है रोटेट, मतलब क्या हुआ, देखिए ये लाइन आपका L1 और ये लाइन आपका नया L1, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ये L1 और ये L1 रोटेट के बाद ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो आपको पता हो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप m1 है, तो क्या इसका स्लोप इसके रेसिप्रोकल का माइनस होगा? m1, ये हो जाएगा 1/m1, वो भी नेगेटिव। दो लाइन परपेंडिकुलर हो, एक का स्लोप पता है m1, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल। उसी प्रकार से इसका स्लोप m2 है। अगर इसका स्लोप हमको m2 पता है तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल का माइनस, मतलब माइनस ऑफ 1/m2। मतलब क्या हुआ? देखिए, अब जो हमें जो दो नया लाइन है, हमें दो नया लाइन का स्लोप पहले से पता हो गया है। अगर हमें दो नया लाइन का स्लोप पहले से पता हो गया है, स्लोप बोलिए या बोलिए m के फॉर्म में रूट्स, अगर हमें रूट्स पता हो गया है तो क्या हम इन दोनों लाइन का इक्वेशन m के फॉर्म में निकाल सकते हैं? आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में। तो इसका रूट्स m1, इसका रूट्स m1 m2 है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन -1/m1 -1/m2 का बात करना है, सॉरी कुछ भी, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें निकालना है नया इक्वेशन जिसका रूट क्या हो? -1/m1 हो -1/m2। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में करते ये है कि जो नया रूट है, इस नया रूट को हम m मान लेते हैं। क्या करते हैं? इसको किसी एक को m मान लीजिए, इसको मान लीजिए यहाँ m। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अगर इसको हम m मान लिए हैं, यहां से प्रयास कीजिए निकालने का वैल्यू m1 का। तो क्या आ जाएगा? -1/m, ये आपका आ गया m1 का वैल्यू। अब ये m1 जो है इसका रूट्स है। आपको सिंपली करना क्या है, इस m1 के जगह पे -1/m यहां पुट करना है।
इसमें -1/m, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। -1/m यहां पुट कीजिए, b तो b है, -1/m का स्क्वायर 2h, -1/m प्लस का a इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका b, माइनस का प्लस हो जाएगा तो b/m², यहां आ जाएगा -2h, माइनस आ जाएगा 2h/m प्लस का a इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे b माइनस का 2hm प्लस का am² अपॉन का m² इक्वल टू 0। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, am² माइनस का 2hm प्लस का b। ये है, देखिए हमें निकालना है इक्वेशन इन दो लाइन का एक्स वाई के फॉर्म में। तो हमने m किसको माना था, हम m मानते हैं y/x को, तो m के बदले लास्ट में क्या पुट कर दीजिए, m के बदले लास्ट में पुट क्या कीजिए, y/x। यहां पुट कीजिए, इसमें ये आपका है a और ये m के बदले y/x का स्क्वायर 2h y/x प्लस का b इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, a ये आ जाएगा y² माइनस 2h y/x प्लस का b इक्वल टू 0। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा ay² माइनस 2hxy प्लस का bx², ठीक है। और जो नीचे का x² है एलसीएम लेने के बाद उसको कर दीजिए, राइट साइड में शिफ्ट 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका आया है नया इक्वेशन, यही आपका इक्वेशन है इन दो नए लाइन का। अगर आप दोनों को ध्यान से देखिएगा तो इक्वेशन में कोई खास अंतर नहीं आया होगा। अंतर क्या आया है, देखिए ये हमारा था लाइन का इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by², 90 से किए रोटेट, इक्वेशन क्या आ गया, ax आ गया y में कन्वर्ट हो गया, y x में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे 2h का जो कोफिशिएंट था पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ये आपका इक्वेशन है। इस चैप्टर में और भी टॉपिक है जिसका हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।